हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग यूनिट 20 का पार्ट 4 करेंगे। मॉड्यूल डी यूनिट 20 हमारा चल रहा है, राइट। स्टार्टअप फाइनेंस, और इसमें आज फोर्थ पार्ट हम लोग करेंगे। एंड ये हमारी सीरीज है, कंसेप्ट भी एंड क्वेश्चंस भी। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, join our free daily live classes at YouTube for JIB, CIB and promotion exams. In these classes, we are covering concepts and questions, practice through questions, practice through case studies. So kindly watch these classes and prepare for your exam. Chalo. So today we will discuss about the taxation deductions, rebate, benefits कि स्टार्टअप्स को जो बेनिफिट है वो क्या क्या मिलता है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन। स्टार्टअप को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन। वो हम लोगों को पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं और वो एग्जाम में पूछे भी गए हैं लास्ट टाइम और अभी भी दोबारा पूछे जा सकते हैं, राइट। चलिए, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 7B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये सेक्शन क्या है? This section aims to discourage the generation and use of unaccounted money by taxing the subscription of shares of a closely held company above their fair market value, considering it as a revenue for the company. Right? In this section ये क्या कर रहे हैं? ये जो सेक्शन है इनकम टैक्स का, ये इस चीज को डिस्करेज करता है कि आपको जनरेट नहीं करना है, यूज नहीं करना है क्या, अनअकाउंटेड मनी, और यू कैन से ब्लैक मनी, राइट। आपको ब्लैक मनी को, अनअकाउंटेड मनी को आपको यूज या जनरेट नहीं करना है बाय टैक्सिंग दी सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स ऑफ अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी वो कंपनीज होती है जो अपने शेयर्स पब्लिक को नहीं सब्सक्राइब कराती है, या पब्लिक के पास उस कंपनी के शेयर्स नहीं होते हैं, क्लोजली हेल्ड कंपनी। अगर ये कंपनीज हम अपने जो शेयर्स हैं उनका जो प्राइस है वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा रखती हैं और उसको वो क्या करती हैं, एज अ रेवेन्यू कंसीडर करती है उस कंपनी का, ऐसा करना अलाउड नहीं है एज पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 7B, राइट। ये सेक्शन किस पे अप्लाई होता है? कंपनीज पे, स्पेशली फॉर क्लोजली हेल्ड कंपनीज, ठीक है। बट इन केस ऑफ startups are granted an exemption from the income tax under this section for issuing shares at a price higher than their fair market value based on the self declaration, right। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। सपोज हमारा जो शेयर है उसका मार्केट वैल्यू जो है हमारे शेयर की वो है 100 रुपीज, राइट। ये हमारी फेयर मार्केट वैल्यू है। लेकिन अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर की वैल्यू को इससे ज्यादा दिखाती है, सपोज उसने बोला कि मेरा जो शेयर प्राइस है वो है 120, राइट। इट इज नॉट अलाउड अंडर दिस सेक्शन, राइट। इट इज नॉट अलाउड अंडर दिस सेक्शन, बट इन केस ऑफ स्टार्टअप्स इट इज अलाउड कि जो कंपनीज हैं वो अपना जो शेयर प्राइस है उसका जो वैल्यू है वो हायर रख सकती है फ्रॉम दी फेयर मार्केट वैल्यू, राइट। आपको ये याद रखना कि इस सेक्शन में नॉर्मल कंपनीज के लिए क्या रूल है और स्टार्टअप्स को क्या एग्जाम्पशन है। क्लियर? याद क्या रखना है? इसमें आपको याद ये रखना है कि ये सेक्शन है हमारा, तो इस सेक्शन में क्या अलाउड नहीं है? अबव फेयर मार्केट वैल्यू जो भी शेयर है, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, या आप कह लीजिए शेयर का जो प्राइस है वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ स्टार्टअप्स इस चीज की क्या है, एग्जाम्पशन मिली हुई है कि वो ऐसा कर सकते हैं, राइट।
So I hope this section is clear. If there is any doubt, so you can ask. चलो नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं. सो नेक्स्ट इज अबाउट ईसॉप. ईसॉप आप सबने सुना होगा, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स. सो ये प्लान क्या होता है कि यहाँ पर जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं उनको क्या दिया जाता है, उनको एक राइट दिया जाता है. क्या राइट होता है कि वो कंपनी के शेयर्स को एक प्री डिटरमाइंड रेट पे, या आप कह लीजिए एक लोअर रेट पे, वो कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकते हैं. राइट. सो ये इनके पास एक राइट होता है. तो कितनी बार क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, अपने इस राइट को सेल भी कर देते हैं. राइट. कितनी बार तो ये इसको एक्सरसाइज कर लेते हैं, खुद ही खरीद लेते हैं. कितनी बार वो इस राइट को सेल भी कर देते हैं, या फिर बाद में इसको एक्सरसाइज करके फिर उन शेयर्स को सेल कर देते हैं. राइट. सो यहां पर क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स में दे आर सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन. इनमें क्या है, इनमें डबल टैक्सेशन है. Okay, ma'am, you want to repeat the earlier section or this ESOP one? Kindly confirm, ज्योति मैम. सेक्शन 56 की आप बात कर रहे हैं या फिर ESOP की आप बात कर रहे हैं? सो चलिए ESOP को हम कर लेते हैं, फिर हम पीछे जाके उसको रिवाइज कर लेंगे. सो देखिए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, उसमें डबल टैक्सेशन होता है. कैसे होता है डबल टैक्सेशन? फर्स्ट तब लगता है जब हम उसको क्या करते हैं, उस ऑप्शन को हम एक्सरसाइज करते हैं. सो जो भी एक्सेस होता है फेयर मार्केट वैल्यू का ओवर द एक्सरसाइज प्राइस इज टैक्स्ड एज परक्यूसेट. सो देखिए, इसको अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं. सो देखिए, सपोज जो हमारा शेयर है, शेयर का जो मार्केट वैल्यू है, जिसको हम एफएमवी कहते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू, वो है सपोज 120 रुपीज. ठीक है. और हमने अपने एम्प्लॉय को बोला, ठीक है ज्योति मैम, सेक्शन 56 में ईसॉप को कंप्लीट करा के फिर 56 बता दूंगी. ठीक है मैम. सो देखिए, पहला जो इसमें कंडीशन है, पहला टैक्स कब लगता है, अगर सपोज फेयर मार्केट वैल्यू है 120 और इधर यहाँ पर हमारा एफएमवी क्या है, 120 है, और सपोज एम्प्लॉय को हमने इस शेयर को बेच दिया है सपोज 80 रुपीज में, 80 रुपीज पर शेयर. तो एक्सेस कितना है, 40 रुपीज. तो इस एम्प्लॉय को 40 रुपीज का बेनिफिट हो रहा है. राइट. सो बेनिफिट इनको हो रहा है 40 रुपीज का. सो ये जो 40 रुपीज है, इस 40 रुपीज पे ये जो भी एम्प्लॉय है ये टैक्स देगा. ठीक है. और इसको कहाँ ऐड कर दिया जाएगा, उसकी सैलरी के पार्ट में. राइट. जो पर्क्स होते हैं, जो एडिशनल पर्क्स मिलते हैं, उनमें ये ऐड कर दिया जाएगा. राइट. ये माना जाएगा कि भाई इनको अदर देन दी सैलरी, उनको ये 40 रुपीज का बेनिफिट भी एम्प्लॉयर से मिला है. सो दीज 40 रुपीज विल बी टैक्स्ड अंडर दी हेड सैलरी. यहां तक पॉइंट क्लियर है? सो क्लियर है ये पॉइंट? फिर उसके बाद दूसरा, सेकेंड टाइम इस पे टैक्स कब लगेगा? सेकेंड टाइम इस पे टैक्स लगेगा जब हम इस ईसॉप को बेचेंगे. अभी तो ठीक है, हमने 40 रुपीज का यहाँ पर हमें बेनिफिट हो गया, लेकिन उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट केस तो हमारा हो गया कि 120 का शेयर उस एम्प्लॉय को मिल गया सपोज 80 रुपीज में, और बेनिफिट हमें कितना हुआ, 40 रुपीज का हमें प्रॉफिट कह लीजिए, बेनिफिट कह लीजिए. और इस पे क्या लगेगा, इस पे लगेगा टैक्स. एक बात. दूसरी बात, जब ये एम्प्लॉय इन शेयर्स को बेचेगा, राइट, एट द टाइम ऑफ ईसॉप इज सोल्ड. सो जब हम इन शेयर्स को बेचेंगे तो जो भी उसका मार्केट प्राइस होगा,
जितना भी उसका मार्केट प्राइस होगा तो उस पे उस क्या होगा, उसमें फिर प्रॉफिट निकाला जाएगा, जो भी प्रॉफिट पार्ट होगा उस पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। जब ये खरीद रहे हैं और इनको 40 रुपए कम में मिल रहा है तो इनको बेनिफिट मिल रहा है, उस पे टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने। फिर जब ये इसको सेल कर रहे हैं, राइट, सपोज ये सेल हुआ 220 रुपीज में, राइट, उसका प्राइस क्या था 120, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा टैक्स जो भी डिफरेंस प्राइस होगा उस पर टैक्स लग जाएगा। सो उसके अकॉर्डिंग ईसॉप के केस में डबल टैक्सेशन हो जाता है। सो जो हमारा बजट आया था 2020 का, उसमें इस टैक्स बर्डन को कम करने की बात कही है एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज बाय डिलेइंग द टैक्स पेमेंट फॉर 5 years और अंटिल सर्टेन कंडीशंस आर मेट। सो इसमें बोला गया है कि ठीक है, हम क्या करेंगे कि जो टैक्स पेमेंट है उनको आप 5 years तक डिले कर सकते हैं। सपोज अब आपका डबल टैक्सेशन आपके ऊपर पड़ रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस टैक्स को क्या कर सकते हैं, इसको आप डिले कर सकते हैं, राइट। आपको इमिजिएटली देने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा रुक कर 5 years तक भी आप इसको दे सकते हैं, राइट। आई होप ईसॉप इज क्लियर। अगर ईसॉप क्लियर है तो मुझे कंफर्म कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। फिर मैं एक बार 56 भी रिपीट करूंगी, बट पहले मुझे ईसॉप का कंफर्म कर दीजिए। इफ देर इज एनी डाउट सो आप अभी पूछ लीजिए, बिकॉज दीज पॉइंट्स आर लाइक कि अगर आप इसको खुद से पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगा, बट थोड़ा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, क्योंकि फिर इसमें आपको टैक्स की भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, राइट। आपको थोड़ा कंपनी अकाउंट्स का भी, थोड़ा सा शेयर्स का भी आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सो ईसॉप में अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। सो काइंडली कंफर्म दैट ईसॉप इज क्लियर टू यू। एक बार दोबारा बताती हूँ शॉर्ट में। ईसॉप में 2 बार टैक्स लगेगा, एक बार जब हम इस बेनिफिट को लेंगे, या फिर आप कहिए जब हम अपने राइट को एक्सरसाइज करेंगे, राइट, कि हमने 120 के शेयर को हमने 80 रुपीज में परचेज कर लिया और हमें 40 रुपीज का बेनिफिट हुआ, राइट। और फिर इस 40 रुपीज पे क्या लगेगा, टैक्स। एक बात, ठीक है। दूसरी बात है, दूसरे टाइम कब लगेगा, जब हम इन शेयर्स को सेल करेंगे, सेल ऑफ शेयर्स, तो तब भी फिर प्रॉफिट होगा एम्प्लॉय को, क्योंकि शेयर मार्केट, शेयर का प्राइस सपोज बढ़ गया होगा तो उसको प्रॉफिट होगा, तो तब भी फिर वो दोबारा से टैक्स देगा इस पे। तो ये जो डबल टैक्सेशन है ये लगता है ईसॉप के केस में, राइट। अब बजट 2020 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इस चीज को देखते हुए इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर दिया, राइट। क्या रिलैक्सेशन किया, इसमें गवर्नमेंट ने ये रिलैक्स दे दिया एम्प्लॉय को कि ठीक है, देखिए टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी इस टैक्स की जो लायबिलिटी है उसको आप डिले कर सकते हैं, राइट, अप टू दी 5 years, राइट। अभी क्लियर है। चलिए, सो इज इट क्लियर ज्योति मैम, लास्ट पॉइंट इज क्लियर। चलिए अब एक बार सेक्शन 56 देख लेते हैं दोबारा से, क्योंकि वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 56। सेक्शन 56 में 2 बातें हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि नॉर्मली इन अ नॉर्मल केस या इन केस ऑफ नॉर्मल कंपनीज, आप क्या नहीं कर सकते, आप अपने कंपनी के शेयर का जो प्राइस है, शेयर प्राइस को आप हायर देन फेयर मार्केट वैल्यू आप नहीं दिखा सकते, राइट।
कंपनी अपने शेयर प्राइस को हायर नहीं दिखा सकती है देन फेयर मार्केट वैल्यू, बट in case of, it is not allowed in case of normal companies, but in case of startups, in case of startup it is allowed. This is the point. अभी क्लियर है? आपको ये याद रखना है कि स्टार्टअप्स के लिए इस सेक्शन में एग्जाम्पशन दी गई है, और वो एग्जाम्पशन क्या कहती है कि ठीक है, फॉर स्टार्टअप कंपनीज इट इज अलाउड दैट they can issue their shares at a price higher than the fair market value, but it is not allowed for other companies. चलिए अब कंफर्म कर दीजिए, ज्योति मैम कंफर्म कर दीजिए कि अभी क्लियर है सेक्शन 56। चलिए, सेक्शन 56 क्लियर हो गया। ईसॉप हमें क्लियर हो गया। ईसॉप में क्या है, ईसॉप में एज सच कोई एग्जाम्पशन तो, डायरेक्ट एग्जाम्पशन तो नहीं है, लेकिन रिलैक्सेशन है कि ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी इस पेमेंट को थोड़ा डिले कर सकते हैं कि अगर आप इस साल आपका बजट नहीं है तो आप नेक्स्ट ईयर में वो टैक्स पे कर दीजिएगा, या उससे नेक्स्ट ईयर में कर दीजिएगा, राइट। सो दे आर गिविंग यू अ रिलैक्सेशन इंस्टेड ऑफ एग्जाम्पशन। क्लियर? चलो, सो लेट्स मूव टू द थर्ड सेक्शन, or you can say third case. It is regarding claiming deductions under section 80 IAC. This section is very important और ये last time exam में आया था, right? So देखिए ये क्या है, the turnover criteria for eligible startups to claim deductions under section 80 IAC has been increased to rupees 100 crores from previous limit to rupees 25 crores. क्या हुआ है, जो टर्नओवर क्राइटेरिया था हमारे एलिजिबल स्टार्टअप्स का, अगर आप लोगों को याद होगा हमने स्टार्टअप की डेफिनेशन पढ़ी थी, राइट। अगर आप स्टार्टअप की इनिशियल डेफिनेशन देखेंगे बुक में और फिर आप उसकी एक्सपेंडेड डेफिनेशन देखेंगे, यू विल सी कि पहले किसी भी कंपनी को स्टार्टअप कंसीडर करने के लिए उनका जो टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए था, लिमिट कितनी थी, 25 करोड़ से कम। लेकिन अब एक्सपेंडेड डेफिनेशन में उन्होंने इस अमाउंट को कर दिया था 100 करोड़, कि ठीक है, अब अगर कोई कंपनी अप टू 100 करोड़ तक का बिजनेस टर्नओवर कर रही है तो उस कंपनी को भी हम स्टार्टअप कह सकते हैं, राइट। इट वाज द केस एंड इट इज गिवन अंडर डेफिनेशन ऑफ द स्टार्टअप। यू कैन कंफर्म इट विद द बुक। यहाँ पर ये जो रिलैक्सेशन हुआ कि ये 25 करोड़ से हमने क्या दे दिया आपको कि ठीक है, आप अप टू 100 करोड़ तक के सेटअप में आप एक स्टार्टअप कंपनी का आपको हम स्टेटस दे देंगे। इट इज अ काइंड ऑफ रिलैक्सेशन और डिडक्शन। ये दिया हुआ है सेक्शन 80 IAC। startups can claim deduction for any 3 consecutive years out of 10 years from the year of incorporation। तो जो हमारी स्टार्टअप कंपनीज हैं वो किसी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक इस बेनिफिट को ले सकती हैं आउट ऑफ द टोटल 10 years ऑफ देयर इनकॉर्पोरेशन। अपने कंपनी के शुरू होने के बाद 10 सालों तक कंपनी किन्हीं भी 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में इस डिडक्शन का बेनिफिट ले सकती है, एंड दिस इज फॉर स्टार्टअप्स ओनली। चलिए अगेन मुझे कंफर्म कर दीजिए दैट दिस सेक्शन इज क्लियर टू यू और नॉट। लेट मी नो इन द लाइव चैट कि आपको ये सेक्शन क्लियर है या नहीं है।
देखिए, क्योंकि ये चीजें इतने सिंपल नहीं है कि हम जस्ट इसको एक बार देखेंगे और हमें समझ आ जाएगा. इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड. सो इफ देर इज एनी डाउट, सो यू कैन आस्क इन द लाइव क्लास. डिडक्शन इज नॉट क्लियर. डिडक्शन मीन्स मैम, सपोज कोई कंपनी है और वो उसका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर. देखिए, 7, 8, 9 एंड 10. कोई भी कंपनी जब स्टैब्लिश होती है तो वो अप टू 10 years वो स्टार्टअप की कैटेगरी में रह सकती है, एज पर द एक्सपेंडेड डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप. सो यहाँ पर सपोज कंपनी का पहले साल में टर्नओवर हुआ कुछ भी आप ले लीजिए, सपोज 10 करोड़, फिर हुआ 15 करोड़, फिर 20 करोड़ हो गया, फिर 25 करोड़ हो गया, फिर उसका सपोज 30 करोड़ हो गया, देन 40, 60, 80. राइट. सपोज इस तरह से कंपनी का जो टर्नओवर है वो हो गया. तो उसको क्या होगा, अब इनमें से जहां तक देखिए 25 तक तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. 25 तक तो कंपनी हमेशा स्टार्टअप की कैटेगरी में रहेगी. ठीक है. लेकिन अगर आपकी ये लिमिट एक्सीड होती है 25 करोड़ की, राइट, 25 से अप टू 100 करोड़ तक. सो 25 से 100 करोड़ के बीच में अगर आपका टर्नओवर है, तो आप उनमें से कोई भी 3 साल, लेकिन वो कंटिन्यूअस होने चाहिए. सपोज आपने 5, 6, 7 ले लिया, तो आपको स्टार्टअप का जो टैग है वो आपको मिले रहेगा. ठीक है. एंड यू कैन क्लेम अदर जो भी आपके बेनिफिट्स हैं उनको. नो मैम, इट इज नॉट टैक्स फ्री. वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो डिडक्शन है वो डिडक्शन ही कुछ ऐसी है कि ठीक है, आपको स्टार्टअप का जो स्टेटस है वो आपको 25 करोड़ तक तो बिना किसी कंडीशन के आपको मिलते रहेगा. लेकिन अगर आपका ये जो अमाउंट है ये एक्सीड होती है 25 करोड़ से और 100 करोड़ के बीच में रहती है, तो आप इस स्टार्टअप का जो स्टेटस है उसको आप किन्हीं भी 3 सालों में आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वो कॉन्टिन्यूस होने चाहिए. सो जैसे ही आपके ये 7 years खत्म होंगे, मतलब 7 year खत्म होंगे, सो इसमें आपने वो अपना जो बेनिफिट है उसको ले लिया. उसके बाद अगर आपका 25 करोड़ से आपका जो टर्नओवर है वो होता है, तो आपको स्टार्टअप्स की जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगी. आपका जो स्टार्टअप का जो स्टेटस है वो चले जाएगा. इज इट क्लियर? क्लियर. कंफर्म कर दीजिए. चलिए, सो नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं हम. नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 54 GB. सो सेक्शन 54 GB क्या करता है, टैक्स एग्जम्पशन देता है कैपिटल गेन्स में. कैपिटल गेन्स क्या होते हैं, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं और उस प्रॉपर्टी को सेल करने पे हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है. राइट. मैम, ये जो सेक्शन है ना, इट इज नॉट अबाउट दी टैक्स ऑन स्टार्टअप की, ठीक है, उनके ऊपर कितना टैक्स लगेगा. वो ये कह रहे हैं कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि कोई भी कंपनी कब तक और किन कंडीशंस में स्टार्टअप का स्टेटस रख सकती है. क्योंकि स्टार्टअप्स को तो बहुत सारे टैक्स एग्जाम्पशंस हैं, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, सो वो हम नेक्स्ट क्लासेस में उसको लेंगे. सो यहाँ पर बात हो रही है कि आपको स्टार्टअप का स्टेटस किन कंडीशंस में मिल सकता है और कब तक मिल सकता है.
चलिए, सो देखिए सेक्शन 54 इज अबाउट कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब जब भी हम कोई प्रॉपर्टी को सेल करते हैं और उसमें हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है तो क्या होगा, तो अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो हमें टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, बात इतनी बात क्लियर है। कैपिटल गेन, कोई प्रॉपर्टी बेचेंगे, अगर उसमें प्रॉफिट होगा तो आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, राइट। लगभग 20% उसमें होता है, बाकी अलग कंडीशंस भी होती है, सो 20% का आपको टैक्स देना पड़ेगा ऑन दी होल प्रॉफिट। सो अब इसके लिए क्या बेनिफिट है, सेक्शन 54 जीबी में एक डिडक्शन दी है, वो किस किस को अलाउड है, इंडिविजुअल्स को और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेसेस को। दे कैन बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स ऑन कैपिटल गेन फ्रॉम द सेल ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी if the net consideration is utilized for the subscription in equity shares of an eligible startup and the startup utilizes the amount for purchasing new property within a year. So अब इसको देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। सपोज मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए के पास एक क्या था, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी जिसमें वो खुद रहते थे, या आप मान लीजिए उनके पास दो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी। सो सपोज उन्होंने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को उन्होंने क्या किया, सेल किया, ठीक है। सेल करने से उनको हो गया प्रॉफिट, क्योंकि जनरली आप देखते हैं कि प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो पहले बहुत कम होती थी और अभी आजकल बहुत बढ़ गई है। मतलब कोई भी, अगर आप कोई भी प्लॉट ऑफ लैंड आप अगर बेचेंगे, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचेंगे, तो वो पहले के कंपैरिजन में महंगी ही जाएगी। सो आपको उसमें हो गया प्रॉफिट। अगर आप इस, और फिर इस प्रॉफिट पे आपको क्या देना पड़ेगा, इस प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। अब अगर मिस्टर ए ये चाहते हैं कि मेरा ये जो टैक्स है, सपोज उनका टैक्स बन रहा है 5 लाख रुपीज का, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए का टैक्स बन रहा है 5 लाख रुपए का, कि अगर अब उन्होंने ये प्रॉपर्टी बेची और प्रॉफिट हुआ तो उनको 5 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। अगर मिस्टर ए चाहते हैं कि उनको ये 5 लाख रुपए का टैक्स ना देना पड़े, तो अगर वो उन्होंने अपने इस पैसे को, जो भी उन्होंने जो भी जितने में भी उन्होंने प्रॉपर्टी, सपोज उन्होंने 50 लाख में प्रॉपर्टी बेची है, तो अगर वो इस 50 लाख रुपए को यूटिलाइज कर लेते हैं, या कह दी कहिए कि इन्वेस्ट कर लेते हैं, यूटिलाइज या इन्वेस्ट कर लेते हैं कहां पर, इक्विटी शेयर्स ऑफ स्टार्टअप। अगर वो किसी एलिजिबल स्टार्टअप जो गवर्नमेंट ने बताए हुए हैं, सो उन स्टार्टअप्स के अगर इक्विटी शेयर्स परचेज करने में इस पैसे को यूटिलाइज कर देते हैं, तो उनको इस टैक्स से वो बच सकते हैं। इज इट क्लियर? दोबारा समझिए। मिस्टर ए हैं, उन्होंने अपना एक हाउस उन्होंने सेल किया 50 लाख रुपीज में, उनको प्रॉफिट हुआ कितना में, मान लीजिए, ठीक है, जो भी उनको प्रॉफिट हुआ, फिर उस पे उनका क्या बना, टैक्स। मान लीजिए कि उनका जो टैक्स है वो बना 5 लाख रुपीज का, ठीक है। अब अगर मिस्टर ए चाहते हैं कि उनको ये टैक्स ना देना पड़े, मतलब अगर उनको टैक्स से एग्जाम्पशन चाहिए, छूट अगर चाहिए, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको जो एलिजिबल स्टार्टअप है, अब एलिजिबल स्टार्टअप वो स्टार्टअप जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हुए कि आप इनमें डाल सकते हैं। सो अगर आपने एलिजिबल स्टार्टअप के, आपने इक्विटी शेयर्स खरीद लिए, याद रखिए आपको डिबेंचर्स या प्रेफरेंस नहीं, इक्विटी शेयर्स खरीद लिए, तो आपको इस टैक्स से क्या मिल जाएगी, एग्जम्पशन। और किस अमाउंट से खरीदने, इस अमाउंट से, प्रॉफिट वाली अमाउंट से नहीं, इससे। अब मुझे कंफर्म कर दीजिए कि आपको ये क्लियर है या नहीं है। अगर क्लियर है तो ठीक है, नहीं है तो बताइए। और ऐसा उनको विद इन अ ईयर करना है, ठीक है। मतलब उनको ये इन्वेस्टमेंट करना है, और वो जो स्टार्टअप कंपनी है जिसमें ये इन्वेस्टमेंट की गई है मिस्टर ए के थ्रू, उस स्टार्टअप को इस पैसे को इस्तेमाल करना है नई प्रॉपर्टी परचेज करने में विद इन अ ईयर। तो सबके ऊपर कंडीशन है। मिस्टर ए को तो स्टार्टअप के अंदर इक्विटी शेयर्स परचेज कर लेने हैं, राइट। और उस स्टार्टअप कंपनी को क्या करना है,
स्टार्टअप कंपनी को यूटिलाइज करना है उस पैसे को नई प्रॉपर्टी परचेज करने में, वो भी विद इन अ ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट. So I hope now this section is clear. This is section 54 GB. ठीक है. सो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा. थोड़ा देखिए डिफिकल्ट तो है आज का सेशन, बट अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ेंगे, अपने डाउट्स पूछेंगे और एक बार आप इसको रिवाइज भी कर लेंगे तो चीजें मैनेजेबल हो जाएंगी. ठीक है. क्योंकि अगर ये एग्जाम में आया और आपको थोड़ा भी इसका लॉजिक पता है तो आप आंसर कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे, बहुत सीधा सीधा पूछेंगे. सेक्शन 54 GB में कहाँ इन्वेस्ट करके आपको डिडक्शन मिलेगी. आंसर बहुत आसान होगा. एलिजिबल स्टार्टअप के इक्विटी शेयर खरीद के आपको डिडक्शन मिल जाएगी. ठीक है. चलो, सो ये क्लियर है. अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. अब ये वाला फिर हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज के लिए ज्यादा हो जाएगा. अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ, राइट, सो दैट कि जितना पढ़ा उतना हम रिटेन कर पाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इन्फॉर्मेशन देखिए, हमारी जो लाइव क्लासेस चल रही हैं, दीज क्लासेस आर नॉट एनफ टू पास द एग्जाम, राइट. एज यू नो, in these classes we are not able to cover the whole syllabus, or you can see each and every topic of the chapter. So these classes are very useful to increase the marks and for revision purpose, but to pass the exam you should cover full syllabus, right. और आपको पता है IIBA बुक्स को अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्वेश्चन भी बहुत कम है उसमें प्रैक्टिस के लिए, और उसमें केस स्टडीज लगभग है ही नहीं. सो ये सब प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट और हमारे ऐप पर जाकर हमारी वीडियो लेसन्स, हमारे क्वेश्चन बैंक और हमारे केस स्टडीज कोर्सेज जो हैं उनको आप अवेल कर सकते हैं. ये बेस्ट क्वालिटी और वेरी लो प्राइस फॉर्मेट में अवेलेबल हैं. So kindly go through the app or website and check out these courses. And in video lessons, we have covered whole syllabus from the Macmillan book. So and for clearing the exam, you should cover full syllabus at least once, right? So चलिए questions करते हैं. Question number 1 देखिए. Which section of Income Tax Act deals with taxing the subscription of shares of closely held companies above their fair market value? बताइए कौन सा सेक्शन है. सेक्शन 56(2)(7)(b), सेक्शन 80(I)(a)(c), सेक्शन 54(g)(b), सेक्शन 56(2) और 7. सो बताइए क्या आंसर होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का. यस, करेक्ट ज्योति मैम, ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्लोजली हेल्ड वाला जो रूल है वो है सेक्शन 56(2)(7)(b). और देखिए अभी फर्स्ट टाइम में आपको डिफिकल्ट लगा होगा, दूसरे टाइम में थोड़ा इजी लगा. अभी आप देखिए क्या कहता है ये सेक्शन. सिर्फ इतनी बात कहता है कि जो नॉर्मल कंपनीज हैं उनको अपना जो शेयर का जो प्राइस है उसको वो हायर नहीं रख सकते FMB से. इट इज नॉट अलाउड, बट इन केस ऑफ स्टार्टअप इट इज अलाउड that they can issue their shares more than fair market value. बस इतनी सी बात है. ठीक है. यस संतोषी मैम, राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. What is the purpose of section 56(2)(7)(b) of Income Tax Act? Option A, to encourage the generation of unaccounted money. Option B, to discourage the generation and use of unaccounted money. Option C, to provide tax exemption to all closely held companies. And option D, none of the above. So obviously we know the answer. मेन पर्पस पूछ रहे हैं मैम यहाँ पर. सो मेन जो इनका पर्पस है वो ये है, राइट.
अगर वो पूछते कि क्या एग्जाम्पशन मिलती है तो हमारा आंसर सी होता, बट अभी हमारा जो आंसर है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर बी, टू डिस्करेज द जनरेशन एंड यूज ऑफ अनअकाउंटेड मनी। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये इनका पर्पस या एम है। क्लियर? सो इस क्लास को फिर हम अभी क्योंकि हमारे और भी क्वेश्चंस हैं, सो इन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, और जो हमारे टॉपिक्स इसमें बचते हैं उनको भी। राइट? सो अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और कोई क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कीजिएगा इस जीमेल एड्रेस पे। क्लास को लाइक डिसलाइक कीजिएगा एज पर योर प्रेफरेंस। क्लास को शेयर कीजिएगा अगर आपको बेनिफिशियल लगती है क्लास, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा सो दैट you can get all notifications of our classes regularly. So thank you so much, and we will continue in the next class.